क्यों भाई, मेरी होने वाली बीवी है और बचपन से मुझे पसंद करती है हनी। वो उसके गाल को खींचता बोला। अजलान ने आगे बढ़ते उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो पीछे दरवाजे में जा बजा था। ये क्या बदतमीजी है अजलान, आजम चीखा था। मैंने कहा नहीं कि इससे दूर हटें आप। और क्यों दूर हटूं? मैं पागल हो गए हो क्या तुम? पागल हो गया हूं मैं, हाँ पागल हो गया हूं मैं। एक मिनट एक मिनट, कहीं तुम्हें भी फरिश्ते पसंद तो? देखो अजलान, मेरे भाई वो मुझसे मोहब्बत करती है बचपन से ही, और हम शादी करने वाले थे लेकिन मुझे जाना पड़ा। लेकिन अब मैं जल्द से जल्द फरिश्ते से शादी। अजलान ने बिना लिहाज करते अपने बड़े भाई पर हमला किया। उसके मुंह पर मुक्के बरसाए थे जिससे उसके होंठ का किनारा फट गया। फरिश्ते ने कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ते अजलान को उससे दूर किया। अजलान हटे। अजलान ने उसे दूर किया था और उसको ऐसी नज़र से देखा कि फरिश्ते हट गई। वो कांप रही थी। उसने अजलान का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, बचपन से वो बहुत गुस्से वाला था। गुस्सा कम आता लेकिन जब भी आता तो वो अपने आपे में नहीं रहता था। उसने फरिश्ते का हाथ पकड़ा। दूर रहो इससे, और देख रहे हो मेरे हाथ में है इसका हाथ, निकलो अब फौरन यहाँ से, अजलान ने कहा तो आजम आगे बढ़ा। डोंट यू डेयर। अजलान उसे अपने घसीटते हुए कमरे में ले जाकर धक्का दे आया और फिर आजम को पीछे धक्का दिया। डोंट यू डेयर, वो धाड़ा। अजलान तुम पागल हो गए हो, मैं डैड को फ़ोन, जिसको मर्जी करो फ़ोन, उसने कहते दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद किया। फरिश्ते की हिचकियां बन गई। अजलान मुड़ा और उसे देखने लगा, फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। लहू झलकाती नज़रों से उसे देखा तो फरिश्ते का सांस खुश्क हुआ। अजलान, लेकिन वो अपने होश हवास में नहीं था। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना अब भी उससे मोहब्बत करती हो ना? और वो कह रहा है डैड को फ़ोन करूँगा, उनके नाम से डरा रहा है मुझे, तुम्हें छीनने की बात कर रहा है वो फरिश्ते। फरिश्ते अजलान, सुना तुमने, तुम्हें मुझसे छीनने की बात कर रहा है। मुझे कुछ भी कभी क्यों नसीब नहीं हुआ? हमेशा उसे ही सब क्यों मिला? वो उसके नज़दीक आता उसके बाजू को थामते बोला, मुझे कभी भी कुछ क्यों नहीं मिला? क्यों मेरा नसीब नहीं बना? हमेशा उसे ही सब क्यों मिला? वो उसके नज़दीक आता उसके बाजुओं को थामते बोला। फरिश्ते को लगा उसकी उंगलियां बाजुओं में धंस जाएंगी। वो कांप रही थी। मैं तुम पर अपनी मोहर लगा देता हूँ, मैं तुम पर अपनी छाप ऐसी छोड़ूंगा कि वो जान जाएगा कि तुम मेरी बीवी हो, मिल्कियत हो। वो उसे बेड पर धक्का देता उस पर झुका। कौनैन ऊंची आवाज़ में रोने लगी। आजम अपने बाप को फ़ोन करने लगा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। इसे बोलो जाए यहाँ से ये, उसने फरिश्ते को कहा। फरिश्ते ने सर ना में हिलाया। उस वक्त वो बेहद डर रही थी उससे। क्यों नहीं बोल रही उसे जाने का? वो धाड़ा और फिर उस पर झुक गया था। वो उस वक्त अपने होश हवास में नहीं था। वो नहीं जानता था क्या कर रहा है और उसका नतीजा क्या निकलेगा। इससे पहले उस फूल जैसी लड़की को किसी ने ऐसे हाथ लगाए थे, और अभी कल ही की तो बात है जब उस लड़की को किसी ने इस ट्रॉमा से निकालने में अपनी ज़िंदगी के साल लगाए थे, और अब वो खुद अपने हाथों से उसके साथ ये सब कर रहा था, उसे उसी दोराहे पर दोबारा लाने वाला था। अजलान, लेकिन अजलान को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। फरिश्ते ने उसे दूर करना चाहा मगर वो हर बार उसके और नज़दीक हो जाता। फरिश्ते को वो अपना शोहर तो कहीं से नहीं लगा था। छोड़ो, फरिश्ते रो रही थी जबकि आजम सिग्नल्स ना मिलने पर बाहर निकल गया। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती ना? अपना हक वसूल करते मैं बताता हूँ उस शख्स को कि तुम मेरी क्या लगती हो, ताकि हर बार की तरह मेरी चीज़ों पर वो नज़र ना रखे। वो उठा और अपनी शर्ट के बटन खोलते दूर फेंकी। फरिश्ते की रूह फना हुई थी उसने उससे दूर होने की कोशिश की तो अजलान ने उसे मजीद खुद के करीब किया। फरिश्ते की बर्दाश्त यहीं तक की थी। उसने अजलान को धक्का दिया और चटाक उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए। बीवी हूँ, बाहर की कोई लड़की नहीं। ये देखें क्या हाल कर दिया है तुमने मेरा। शोहर हो तुमने मुझे आज उसी हाल में पहुंचा दिया है जिससे निकाला था। वो वहीं पड़ी रही। अजलान अजहर का दिमाग साई साई करने लगा। सामने मौजूद वजूद की हालत देखकर और अपनी हैसियत देखकर, अपनी हालत देखकर, वो बिखरी सी थी। उसकी शर्ट कंधे से सरकी थी, बाल बुरे तरीके से फैल गए थे, गर्दन पर जा बजा उसके दिए निशान थे, होंठ पर खून की चंद बूंदें थी जो जम गई थी। चेहरे पर उसकी वहशत के दिए निशान चीख चीख कर उसके साथ हुए जुल्म को बयान कर रहे थे। धूकनी की मानित चलता उसका सांस, आंखों से बहता सैलाब। वो जम सा गया था अपनी जगह पर। ये वो लड़की थी जिसको कांटा लगने पर वो पागल हो जाता था, और आज उसने खुद उसका क्या हाल किया था। हनी होश में आते उस तक जाता वो बोला,
दूर रहो, तुम मुझे मार दोगे, मैंने गलती कर दी यहाँ आकर, मैं वहीं ठीक थी, यहाँ आकर तुम्हें वहशी बनते खुद को यूं इस हाल में ना देखती। वो अजियत से चीख रही थी। जो घाव वो उसे दे गया था वो तो अब जिंदगी भर नहीं भरने थे। वो पागल होने को था, लेकिन खामोश था उस वक्त। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि उसने किया क्या है। फरिश्ते उठी और उसके पास आते उसे धक्का दिया और उसकी आंखों में अपनी सूजी लाल आंखें गाड़ी। तुमसे नफरत करेगी अब फरिश्ते हैदर, ताउम्र, और तुम उसी नफरत में मारे जाओगे अजलान अजहर। वो कहती बाहर निकल गई, फिर हुलिया दुरुस्त किया और घर से निकल गई। बाहर बर्फबारी शुरू हो गई थी। अजलान वहीं खड़ा रहा न जाने कितने मिनट, और फिर मिनट सरक कर घंटे में बदल गए। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं आया कि वो हालत उसने की है, उस लड़की की, अपनी ही बीवी की, अपनी बचपन की मोहब्बत की। वो जानवर बन गया था। अगर वो उसे थप्पड़ मारकर होश न दिलाती तो वो शायद आज हर हद पार कर जाता। फरिश्ते अजलान अजहर को उसने अपने हाथों से जोड़ कर तोड़ दिया था और शायद खो भी दिया था। फरिश्ते पर बर्फ गिर रही थी, वो कांप रही थी, लेकिन ये सर्दी की कपकपाहट उस खौफ की कपकपाहट से बेहतर थी। उसकी आंखें अब खुश्क हो गई थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी जो उसके साथ हुआ था, और उससे ज़्यादा उस शख्स पर। वो उसकी हल्की सी आह पर पागल दीवाना बन जाता था। और आज मैं कभी नहीं मिलूंगी तुम्हें, वो कहती बहुत आगे निकल गई, उस जगह से दूर, उस घर से, उस शख्स से दूर, उस अनजान मुल्क की अनजान गलियों में, बर्फबारी में निकलती चली गई, दूर, बहुत दूर। शायान ने लोकेशन ऑन की तो कोनैन की लोकेशन चेक कर ली, जो ऑन थी किस्मत से। उसने गाड़ी रोकी। वो ये सड़क नहीं थी, और जो सड़क थी वो किस इलाके को जाती थी उसका दिल क्या आसमान फटे और उसमें समा जाए। वो गाड़ी भगाता वहां तक लाया था। लोकेशन रब्बुल आलमीन ने जरिया बनाई थी, अगर ये जरिया ना बनता तो एक गाड़ी दूर से देखी जा सकती थी। वो भागता हुआ गाड़ी पहचानता वहां उतरा और वहां तक पहुंचा। उसे लगा उसका जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन वो रुका और वापस मुड़ गया। गाड़ी की बैक सीट से नीचे से पिस्टल निकाला और लहू छलकाती निगाहों से आगे बढ़ा। कोई आवाज ना आई थी। कोनैन, वो चिल्लाया और पास आया। सामने का मंजर देखते उसकी रूह परवाज होने को थी। उसे लगा कि ये कयामत थी। वो मंजर कयामत खेज था। वो शख्स उस पर झुका था और वो बेहोश पड़ी थी। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला था जहां वो मौजूद थी। वो शख्स उसे देखता फौरन खड़ा हुआ। सर 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 सर, उसकी जुबान ने उसका साथ छोड़ा था। शायान उस्मानी ने हाथ ऊपर उठाए और उस शख्स के दिल और दिमाग के मकाम के अलावा हाथ और टांगों में अनगिनत गोलियां चलाईं कि उस शख्स को मोहलत भी ना मिल पाई। वो तड़प रहा था, नीचे गिरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई गद्दारी करने की, मेरी बीवी को बेनकाब करने की जुर्रत कैसे आई तुझ में। शायान ने उसकी तरफ बढ़ते उसके चेहरे पर अपना बूट मारा और फिर उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया। उसके बाजू और टांगों के अलावा उसका चेहरा भी खून से भर गया था। तेरी सजा है, पता है क्या है, तुझे कब्र तक नसीब ना हो। वो उसे वहीं छोड़ता उसकी तरफ बढ़ा। जो होश में आती ये सब अब देख रही थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे। कमीज 2-3 जगहों से फटी थी। उसका दुपट्टा उसके वजूद पर ना था जो हमेशा रहता था। बाल बिखरे पड़े थे। शायान का दिल फट रहा था। वो आगे बढ़ा और दूसरी तरफ का दरवाजा खोला। उसे बाहों में भरता अपनी गाड़ी में अगली सीट पर बिठाया और अपनी जगह बैठकर गाड़ी को रास्ते पर डाला घर के। ये कोनैन खावर की जिंदगी भर की इबादतें थीं और रब्बुल आलमीन नेक औरतों को यूं रुसवा नहीं करते। वो महफूज थी, उसकी इज्जत महफूज थी। वो वक्त पर पहुंच गया था उसके पास। उसे लगा लोकेशन मौजज़ा थी जिस पर लोग भरोसा नहीं रखते अब। वो फिर से नीम बेहोशी की हालत में चली गई। शायान 2 घंटे ड्राइव करता उसे घर वापस लाया था। उसे याद आया कैसे उसने कहा था उसे नहीं जाना, लेकिन वो बेजिद था उसको भेजने के लिए। उसे अंदर लेटाते वो नीम गर्म पानी लाया और उसका वजूद साफ किया। फिर उसके कपड़े उसके बैग से निकाले और उसकी तरफ बढ़ा। वो अब भी नीम बेहोश सी थी। शायान ने साइड लैंप बुझाया और उसके कपड़े बदले और लाइट्स दोबारा ऑन की। उसके बाल बांधते उसके चेहरे पर हाथ रखा जहां जा बजा उंगलियों के निशान थे। उसका दिल किया वापस जाए और उस शख्स की उंगलियों को अपने बूटों तले मसल डाले। वो वहीं बैठ गया और उसे देखता रहा। क्या ये वही कोनैन शायान थी जिसे वो साथ लाया था, जो अभी कल तक उससे ढेर सारी बातें कर रही थी, जिसकी आंखें उसे जज्बात दिखाने लगी थी। उसने ना कपड़े बदले ना वहां से उठा, बस उसे देखता रहा। उसके गालों को थामते वो वहीं बैठा रहा कि कमर और टांगें अकड़ गई। क्या ये वही कोनैन शायान थी जिसे वो साथ लाया था, जो अभी कल तक उससे ढेर सारी बातें कर रही थी, जिसकी आंखें जज्बात दिखाने लगी थी। उसने ना कपड़े बदले ना वहां से उठा, बस उसे देखता रहा। उसके गालों को थामते वहीं बैठा रहा कि उसकी कमर और टांगें अकड़ गई।
फजर की अजान की आवाज़ गूंजने लगी तो कौनैन का वजूद कसमसाया। वो उसी वक्त जागती थी रोज़। और फिर धीरे से उसने आंखें खोली और शायान को देखा। लबों पर ज़रा भर मुस्कुराहट आई और उसने फिर से आंखें बंद की। और फिर 2, 3, 5, 10 सेकंड बाद वो चीख मारती उठी। सब याद आते ही बेकाबू हुई थी। कौनैन, दूर हटो। वो अपना आप उससे छुड़वा रही थी। कौनैन, ये मैं हूँ, शायान। वो उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा था कि एकदम कौनैन का वजूद थमा। फिर उसने शायान को देखा, जैसे उसे पहचान लिया हो। क्या हुआ? अब नहीं भेजना मुझे? ऐसा करो, एक और ड्राइवर बुलाओ जो भरोसेमंद हो, मुझे अभी जाना है। वो कहती बेड से उतरने लगी कि शायान ने उसे थामा था। कौनैन, नहीं, मेरा नाम मत लो। वो शख्स आज वहां तक पहुंच गया, शायान उस्मानी, जहां तक तुम नहीं पहुंच सके मेरे नाम नेहाद शोहर होते हुए भी। उसने यहाँ, और फिर वो उंगली रखती गई जहां जहां उस शख्स ने उसे छुआ था। शायान ने खुद को अंगारों पर महसूस किया। मार दिया, मोड़ दिया मैंने उस शख्स को। अच्छा किया, लेकिन क्या उसका लम्स मेरे वजूद से हटा सकते हो? बोलो। वो चीखी और फिर रोने लगी थी फूट फूट कर। शायान उसे हिसार में लेना चाह रहा था, लेकिन उसने शायान को झटक दिया था। एक बार नहीं, बार बार। और 5वीं बार वो उसके सीने से लगी बुरी तरह से रो रही थी, एक जैसे एक बच्चा चोट लगने पर नर्म आगोश में आता रो रहा हो। शायान ने उसे मजबूती से खुद में भींचा था, उसके बालों पर पागलों की तरह बोसे देता उस शख्स की कमर सहला रहा था। वो अपने अंजाम को पहुंच गया। आपने मुझे क्यों भेजा था शान? वो आंखें उठाते बोली तो शायान उस्मानी का दिल रुक गया। और यही वो लम्हा था जहां वो सब दुश्मनी, सब दावे, सब भूल गया। वो सामने बैठी लड़की उसकी बीवी थी, मनकूहा थी, बचपन की महरम थी उसकी, सब कुछ थी उसका। मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है। मैं शायान को लगा कि माफ़ी मांगने के लिए बनाने वाले ने निहायत थोड़े, छोटे और बेमायनी लफ्ज़ बनाए हैं। शायान ने उसका चेहरा सामने किया और फिर पागलों की तरह आहिस्तगी से उसके चेहरे को चूमने लगा, जैसे उसकी तकलीफ कम करना चाह रहा हो। रब्बुल आलमीन ने कौनैन शायान उस्मानी को महफूज कर दिया। क्या ये बात काफ़ी नहीं? शायान उसे देखकर बोला और उसने तेज़ी से सर हिलाया। शायान ने उसकी ठोड़ी को चूमा जहाँ जख्म था हल्का सा। अगर आप ना आते तो रब्बुल आलमीन कोई और ज़रिया बना देता, लेकिन कौनैन आपको यूं रुस्वा ना करता। वो बोला तो वो मुतमईन हुई, शायद वो सही कह रहा था। मुझे नमाज पढ़नी है, शुक्र भी तो अदा करना है। वो बोली तो शायान ने सर हिलाया। उसके बाद उसने नमाज अदा की और दोनों के सर सजदे में पड़े रहे। न जाने कितनी देर तक वो महफूज थी उसके साथ। वो आकर लेटा और वापस अपने हिसार में लिया तो वो शायान को देखने लगी। सो जाओ, मैं कभी बाहर अकेली नहीं निकलूंगी। वो बोली तो शायान ने भी सर हिलाया। वो डर गई थी बहुत इस वाक़ये के बाद। शायान उस्मानी की शर्ट को मुट्ठियों में भींचे वो उसके साथ लेटी उसके सीने पर अपना सर टिका गई। उसकी गर्म सांसें शायान को खुद के सीने पर महसूस हो रही थी। उसका दिल पुरसकून था अब। वो उसको हिसार में लिए न जाने कितनी देर तक उसकी कमर सहलाता रहा, उसके बालों में उंगलियां चलाता रहा कि वो सो जाए। और वो सो भी गई थी। उसकी आंखों के पपोटे सूजे हुए थे। कुछ देर बाद शायान की आंख अपने फ़ोन पर आती कॉल से खुली और उसकी खाला का फ़ोन था वो। उसने लब भींचे। वो कल उन्हीं की बातों में तो आ गया था। उसने फ़ोन बंद कर दिया और उसे देखा। रोशनी में जिसके चेहरे पर निशान बेहद वाज़ेह थे, उसका दिल डूब कर उभरा था। वो ये बात जानता था। वो दोनों हमेशा याद रखने वाले थे आज की तारीख को, कुछ हद से कभी भी नहीं भूलते। जिस तरह आज उन्होंने क़यामत देखी थी, वो हमेशा उनके दिमागों पर नक्श रहनी थी। वो उसके चेहरे को आहिस्तगी से थाम गया, फिर लब रखे रात की तरह, जैसे उससे बेहतर मसीहाई कोई ना हो उसके लिए। उसने मान लिया था कि वो लड़की जो उस वक्त उसके पास है, जिसकी सांसें उसकी सांसों के साथ बढ़ती जा रही थी और कम हो रही थी, वो उसका सब कुछ है। और सब कुछ का मतलब मामूली कहाँ होता है? किसी शख्स के लिए खुद को मुख्तस कर लेना कि वही सब कुछ है। यानी दिल ने तमाम दरवाजे बंद कर लिए थे। अब ता क़यामत वहाँ कोई भी रसाई ना पा सकता था। सुबह उसने जागते गहरी सांस भरी थी। आंखें एक बार फिर नम हुई थी। वो वाक़या उसके जहन पर जैसे चिपक सा गया था। उसने शायान के चेहरे को देखा। उसे याद आया कैसे उसने उस शख्स को मार डाला था। शायान की शर्ट के बटनों से खेलती वो अपना ध्यान भटकाना चाहती थी। फिर उसके चेहरे को देखने लगी। उसके चेहरे के नकूश हिफ्स कर रही थी शायद। आप मेरी नींद खराब कर रही हैं बीवी। शायान ने उसकी कमर से पकड़कर उसे साथ लगाते कहा तो वो होश में आई। कौनैन ने उसे संजीदगी से देखा। उसे निकले घंटा तो हो चुका था। बर्फबारी तेज हो गई थी। वो कांप रही थी। उसे लगा उसने जज्बात में आकर वहां से निकलने में गलती की है, लेकिन वो यहाँ से दूर जाना चाहती थी। अजलान वहीं बैठा था बेहिसो हरकत,
लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसका मलाल बढ़ने लगा था। उसका दिल कह रहा था कि अज़लान अज़र, अभी माफ़ी मांग लो, अभी अपने गुनाह की तलाफ़ी कर लो, नहीं तो देर हो जाएगी, बहुत देर। अज़लान, आज़म की आवाज़ आ रही थी लेकिन वो बाहर नहीं निकला। अज़लान, अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो वहीं बैठा आज़म की पुकार के जवाब में बोला, फरिश्ते कहाँ हैं? आज़म ने उसका दरवाज़ा खटखटाते पूछा, तुम्हारे कमरे में होगी, अब मेरा दरवाज़ा मत खटखटाना। नहीं है वो पूरे घर में। आज़म बोला तो अज़लान को लगा कि किसी ने उसकी रूह को खींच निकाला उसके जिस्म से। दिल और दिमाग की जंग लड़ते वो 2 ढाई घंटे बाद दरवाज़ा खोलता बाहर आया। कहाँ है फरिश्ते? अंदर नहीं है क्या? तुमने उसे निकाला है बाहर? मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, सच में? आज़म ने आईब्रो उचकाई तो वो उसे नज़रअंदाज करता पूरे घर में देखने लगा। घर कौन सा बड़ा था, बहुत जो वो वहाँ मिलती। और 5 मिनट में ही वो इस नतीजे पर पहुंचे कि फरिश्ते वहाँ नहीं है। अज़लान जैकेट पर कोट पहनता, दस्ताने पहने पागलों की तरह बाहर भागा था। आज़म ने भी आना चाहा। यहीं रुको, अगर कुछ देर में वापस नहीं आता तो मदद बुला लेना। तुम रुको, मैं जाता हूँ। अज़लान, आज़म ने कहा तो अज़लान उसे सुने बगैर तेज़ कदमों से सामने जाती सड़क पर भागा। फरिश्ते, उस ब्लॉक से निकलते उसने आवाज़ दी थी जहाँ 4 बजे ही अंधेरा होने लगता था। बर्फ़बारी तेज़ी से हो रही थी लेकिन फरिश्ते का कोई अता पता न था और यही बात उसका दिल धड़का रही थी। वो अपना फ़ोन नहीं लाई थी साथ, अगर लाई भी होती तो उसके पास यहाँ का नंबर नहीं था और ना ही सिम। तोहफ़ा है। वो खुद पर मलामत करता उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। एक ब्लॉक और फिर दूसरे के पास 5 ब्लॉक, एक के बाद एक उसने सर्च कर डाली लेकिन उसका कोई पता नहीं था। वो दिल में रब का नाम लेते अब जंगल की सड़क पर जा निकला था। अगर वो यहाँ भी ना हुई तो। अंधेरा बढ़ने लगा था और ये जंगल खतरनाक भी था। वो तेज़ी से उसे ढूंढ रहा था जबकि वो खुद बर्फ़ से गीला हो चुका था, पैर बर्फ़ में धंस रहे थे। फरिश्ते, अज़लान। फरिश्ते ने अज़लान की आवाज़ सुनते ही उस सिमत जाना शुरू किया। उसको सांस भी अब मुश्किल से आ रहा था। वो बर्फ़ से ढकी थी, सर्दी से वजूद कांप रहा था उसका। वो उस जंगल में अभी दाखिल हुई थी, गलती से रास्ते की तलाश में, जब उसे अज़लान की आवाज़ सुनाई दी थी। इज़ी, उसने पूरी कुव्वत से उस शख्स को पुकारा था जिससे भागकर वो यहाँ आई थी। अज़लान पागलों की तरह यहाँ वहाँ देख रहा था क्योंकि उसे आसपास ही कोई हरकत महसूस हो रही थी। फरिश्ते, आवाज़ दो मुझे, फरिश्ते। लेकिन फरिश्ते जाते सांसों से वही गिर गए। बर्फ़ पर गिरते ही उसके होशो हवास सल्ब हो गए। अज़लान ने उसके गिरते उसकी आवाज़ की सिमत कदम बढ़ाए और उसे सामने देखते उसे लगा जैसे ज़िंदगी की नवीद सुना दी हो किसी ने उसे। उसके पास जाते उसे देखा जिसके होंठ नीले पड़ चुके थे, सर्दी की वजह से वजूद जमता जा रहा था। अज़लान ने अपना कोट उतार कर उसे पहनाया और अपने दस्ताने उसे पहनाए, फिर फ़ौरन उसे बमुश्किल उठाता वापसी के रास्ते पर गामज़न हुआ क्योंकि वो रास्ते जानता था यहाँ के। वो खुद भी बमुश्किल चल रहा था। वापस लाते उसने आज़म को देखा जो वहीं खड़ा था। फरिश्ते, वो भागता उनकी तरफ आया। इज़ी, तुम ठीक हो? जी भाई। वो उसे अपने कमरे में ले आया जहाँ आज़म पहले ही दाखिल हुआ था। भाई मुझे वक्त दें प्लीज़, वो आहिस्तगी से बोला तो आज़म उसे देखने लगा। आज़म ने उसकी आवाज़ की पुख्तगी और फरिश्ते के वजूद पर हक महसूस किया तो पीछे हो गया और अपने कमरे में चला गया। वो खामोश हो गया था। कुछ ऐसा था जिससे वो लाइल्म था शायद।